हेलो दोस्तों, प्रजापति स्टडी सर्कल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का एनआईओएस के बच्चों के लिए चैप्टर 5 है और उसका पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट मैंने करा दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, फिर इस दूसरे पार्ट को देखिए। ओके, तो चलिए उसके आगे से शुरू करते हैं। तो हमारा खा वाला पार्ट जो है वो ये है कि नियोजित आर्थिक प्रणाली में संसाधनों का आवंटन जो है वो कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसे होता है, अब यह है नियोजित आर्थिक प्रणाली में। तो इसमें क्या है, इसमें सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है। एक सरकार की तरफ से अधिकारी होता है जो ये निर्णय लेता है कि हम क्या उत्पाद करें, किस चीज़ को बनाएं, ठीक है, और कैसे करें और किसके लिए करें, कि कौन सी चीज़ बनाएं और किसके लिए बनाएं और कैसे बनाएं। ओके, अधिकारी उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधिकारी जो होता है वो एक लक्ष्य रखता है कि ये उत्पादन जो है इस चीज़ के लिए किया जा रहा है। सरकार लक्ष्य निर्धारित और फर्म लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है कि हम जो भी चीज़ बनाएं उसको लंबे टाइम तक उसका यूज़ कर सकें। उस चीज़ के लिए वो प्रयत्न करती है, सरकार जो है प्रयत्न करती है। बाजार अर्थव्यवस्था की भांति नहीं है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसकी तरह नहीं है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, उसी की आवश्यकता की तुष्टि हो, मतलब पूर्ति हो। जिसके पास पैसा है उसी की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों, ऐसा नहीं है। इसमें यह सभी को समान बनाना चाहती है, यानी मतलब ये है कि सभी को एक बराबर करना चाहती है। जो नियोजित आर्थिक प्रणाली है वो सभी को एक बराबर करना चाहती है, एक समान करना चाहती है। उन वस्तु का उत्पादन जिसका सभी को आवश्यकता और सभी का बराबर हिस्सा हो। जो नियोजित आर्थिक प्रणाली है इसमें उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है जिसकी सभी को आवश्यकता होती है, सभी लोगों को, और सभी को उसमें बराबर हिस्सा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल है, उसमें सभी लोग, ठीक है, जो स्कूल है उसमें कोई भी बच्चा आके, जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई भी बच्चा आके दाखिला ले सकता है और पढ़ सकता है। उसमें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और प्राइवेट स्कूल जो हैं उसके अंदर अगर आप एडमिशन कराने जाते हो तो आपको उसमें फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको देने भर के लिए, मतलब उसके जो उसकी फ़ीस है प्राइवेट स्कूल की, तभी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। हाँ, ये वाला हुआ है। उन वस्तु सेवा का उत्पादन जो सरकार को लगता है कि ये लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि जो लोग सोचते हैं। नियोजित आर्थिक प्रणाली में सरकार उन्हीं वस्तुओं को बनाती है जो सरकार को लगता है कि ये चीज़ें लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सरकार को लगता है कि ये लोगों के पास होनी चाहिए, तो उसी चीज़ों को बनाती है। ना कि ऐसा कि कोई पर्सनल व्यक्ति सोचे कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसा नहीं। सरकार वही बनाती है जो सभी की आवश्यकता हो, ठीक है, और जो सरकार को लगता है कि ये लोगों के पास होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, इसमें संसाधनों का आवंटन आदर्श ढंग से नहीं होता है, क्योंकि यह लोगों के चयन तथा वरीयता पर आधारित नहीं होती है। मतलब आदर्श ढंग से इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जो सरकार सोचती है वही लोगों को देती है। ऐसा नहीं कि जो लोग सोचते हैं, जो लोग चुनते हैं, वो सरकार इन्हें देती है। इस वजह से जो है इसमें आदर्श ढंग से इसका आवंटन नहीं होता है नियोजित आर्थिक प्रणाली में। सरकार के निर्णय पर आधारित है। इन सारे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये तो पता ही चल गया होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नियोजित आर्थिक प्रणाली जो होती है वो सरकार के निर्णय पर आधारित रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन यह प्रणाली सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये दो जो है, एक ये एक ये, इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है, याद रखना है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी के तौर पर याद रख लेनी है माइंड में। ऐसा नहीं कि प्रेशर डालना है कि हाँ इसे याद करना है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको,
बस समझना है। और बाकी ये जो 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको इस टॉपिक के आपको याद रहने चाहिए। ये 2 पॉइंट जो हैं कि सरकार के निर्णय पर आधारित है नियोजित आर्थिक प्रणाली, और ये जो नियोजित आर्थिक प्रणाली है उसका सिद्धांत जो है वो है सामाजिक कल्याण। ठीक है, सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ ली हमने, और नियोजित अर्थव्यवस्था पढ़ ली, और अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे है। यह सरकारी नियोजन को बाजार के साथ जोड़ती है। इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और बाजार दोनों अर्थव्यवस्था इसमें होती हैं। दूसरा पॉइंट है विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ना तो केंद्रीय नियोजित है और ना ही बाजार अर्थव्यवस्था है। हमारी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो ना तो पूरी तरह से केंद्रीय नियोजित है कि सरकार उसकी देख रेख करे, और ना ही पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था है कि उसकी देख रेख जो है बाजार करे। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे जो संसाधनों का आवंटन है वो किस तरह से हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ठीक है, आज अधिकतर मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। आज के टाइम में जो है अधिकतर देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं ही हैं। ओके, इसमें निजी क्षेत्र द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का चयन उद्देश्य लाभ होता है। निजी क्षेत्र में उन्हीं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिससे उनका उद्देश्य पूरा हो रहा होता है। उनका उद्देश्य क्या है कि लाभ कमाना। ठीक है, जिससे उनका लाभ पूरा होता है वह उन्हीं वस्तुओं को बनाती हैं, उत्पाद करती हैं। अब अगला पॉइंट है सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का चयन लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं हेतु होता है। लोगों की आवश्यकता और ज़रूरतों को देखकर सरकार द्वारा वस्तु और सेवाएं बनाई जाती है। सरकार वस्तु और सेवाओं को चुनती है। अगला पॉइंट है उत्पादन की कार्य क्षमता को वितरण के औचित्य से जोड़ता है कि जो उत्पादन की कार्य क्षमता है उसका बंटवारा उचित ढंग से होता है। उचित ढंग से होने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे जोड़ती है। सरकार के पास उत्पादन हेतु दुर्लभ संसाधन है। सरकार के पास जो है संसाधनों की कमी है उत्पादन करने के लिए। सरकार सोचती है कि उससे देश और लोगों की आवश्यकता, जो सरकार है वो ये सोचती है जो भी उनके पास संसाधन है उससे जो है देश की और लोगों की आवश्यकता पूरी हो। निजी क्षेत्र में धन कमाने के उद्देश्य से लोगों और फर्मों के स्वामित्व में भी कुछ दुर्लभ संसाधन हैं। निजी क्षेत्र में भी जो है संसाधनों की कमी है, लेकिन उससे भी वो लोग जो है ये सोचते हैं कि उनका उद्देश्य यही रहता है कि हम उससे भी जो है अधिक से अधिक धन कमा सकें। और अगला पॉइंट है इस प्रकार मिश्रित प्रणाली बाजार को आर्थिक प्रणाली के लाभ को आयोजित आर्थिक प्रणाली के लाभ को जोड़ने का प्रयास है। मतलब जो मिश्रित प्रणाली है वो बाजार आर्थिक प्रणाली को और आयोजित आर्थिक प्रणाली के लाभ को दोनों को जोड़ने का प्रयास करती है। अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। यह एक अन्य समस्या संसाधनों के पूर्ण प्रयोग से है। ये भी एक समस्या है कि जो हमारे पास संसाधन है उसका पूरा का पूरा प्रयोग किया जाए, पूरा यूज़ किया जाए। जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, इसका हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है यह भी एक समस्या है। कई जगह आप लोगों ने ज़मीनें खाली देखी होंगी और कई जगह मज़दूर बेरोज़गार हैं वो देखा होगा। तो ये सारी जो है समस्याएं हैं। अब अगला पॉइंट है संसाधनों को पूर्ण रोजगार नहीं मिलता और उत्पादन अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ क्षमता से कम होता है। कि संसाधन जो है हमारे पास जो भी संसाधन है उनको रोजगार नहीं मिलता। जैसे श्रम जो हो गया, कई लोग बेरोजगार हैं जिससे कि हम उन लोगों का यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर वो मान लीजिए कोई बेरोजगार आदमी है, अगर उससे हम कोई काम करवाएंगे तो वो काम करके कुछ उत्पादन करेगा, कुछ बनाएगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, उसका हम यूज़ करके जो श्रम कर रहा है उसका यूज़ करके हमने कोई नई चीज़ बनाई या कोई पुरानी चीज़ भी बनाई है तो उसमें बढ़ोतरी की है। ओके, तो इस वजह से जो है लोग बेरोजगार हैं, इस वजह से जो है संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं।
मतलब ये जो शिक्षित लोग हैं, ठीक है, ये भी एक संसाधन है, लेकिन जब तक इनका हम पूरी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक, जिससे कि उनके कौशल का उपयोग नहीं हो पाता और ये बेरोज़गार रहते हैं। उनका दिमाग, वो अपने दिमाग से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उनका हम पूरा यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा, आज भी कृषि भूमि पर वर्ष में सिर्फ एक बार फसल उगाते हैं, कि आज भी जो भूमि है, कृषि भूमि जिस पे हम खेती करते हैं, उस पे भी उस पर भी साल में एक बार फसल उगाते हैं। ये भी क्या है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं है। अगला पॉइंट है, यदि इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग ना हो तो संसाधन नष्ट होते हैं। मान लीजिए शिक्षित लोग हैं, इनका हम तभी तक यूज़ कर सकते हैं ना जब तक इनकी एज होगी काम करने लायक। जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब तो इनका यूज़ नहीं कर सकते, तो मतलब ये संसाधन क्या हो गए, नष्ट हो गए। ओके, तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि यदि संसाधनों का पूर्ण उपयोग ना हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। अतः अगला पॉइंट है, अतः अर्थव्यवस्था का कर्तव्य, जो अर्थव्यवस्था का कर्तव्य है, दुर्लभ संसाधन बिना प्रयोग या अल्प प्रयोग में ना रहे। अर्थव्यवस्था का ये कर्तव्य है कि जो भी संसाधन है जो कम है वो संसाधन बिना प्रयोग के ना रहें, उनका यूज़ किया जाए, चाहे कैसे भी, लेकिन उनका यूज़ किया जाए। अब अगला टॉपिक है संसाधनों में समृद्धि। जो हमारे पास संसाधन है उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनकी बढ़ोतरी कैसे की जाए। तो पहला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की समृद्धि हेतु अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि जरूरी है। कि अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना है तो अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधन जो हैं उनको बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट है, संसाधनों के प्रभावशाली संवर्धन द्वारा ही समाज उच्च जीवन स्तर का आनंद ले सकता है। कि संसाधन जो भी हैं उनका प्रभावशाली और अच्छे तरीके से उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके, उससे पूर्ण यूज़ करके ही हम लोग जो है अच्छे जीवन और उच्च जीवन का आनंद ले सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि संसाधनों की वृद्धि से ही देश का विकास हुआ है, अन्यथा देश अल्प विकसित रहता। संसाधनों को हमने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, तभी तो आज देश जो है, देश में विकास हुआ है। अन्यथा ये देश क्या रहते, अल्प विकसित रहते अगर संसाधनों का यूज़ नहीं करते तो। अब अगला पॉइंट है, अर्थव्यवस्थाओं को संसाधनों की समृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए ताकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आपको ये तो पता है कि आवश्यकताएं जो हैं वो कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास साइकिल है तो आप चाहेंगे कि मेरे पास बाइक हो, अगर बाइक आ जाएगी तो आप चाहेंगे कि मेरे पास कार हो। और दूसरा एग्जांपल ये, आप पे मान लीजिए 100 रुपये हैं, आप चाहेंगे वो 200 हो, फिर चाहेंगे 300, फिर चाहेंगे 1000 हो, फिर चाहेंगे लाख हो। वो आपकी आवश्यकता कभी कम ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये बढ़ती आवश्यकताएं हैं। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए कि संसाधन जितने भी हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके आने वाले टाइम में, ठीक है। जो भी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और आज हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेकंड पार्ट में। ओके, फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो मिलती रहे आप लोगों को। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।